COOH का नोट करा ना, करा ना। चलो क्या स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, बताना जल्दी से फटाक से। उस पे क्या लगाए कार्बन, उस पे क्या लगाया ऑक्सीजन, उस पे ऑक्सीजन, उस पे AG, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने। अब मुझे इसमें देख के बताओ, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कार्बन कितने बॉन्ड बना, चार, कितने बना रहे हैं यहाँ पर, 5 बना रहे, 6 बना रहे। ये वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। कल पूरा क्लास हो गया, तुम लोग को किसी का डाउट नहीं आया कि मैम कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है ही नहीं। और अगर हम इनकेस अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, चलो तो हाइड्रोजन अगर बढ़ा देंगे तो कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, 2। तो फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा ना, फिर यहाँ तो H7 हो जाएगा, तो कंपाउंड ही चेंज हो गया। आई बात समझ में, कोई ध्यान से नहीं पढ़ के कितना, किसी ने भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा हमें, इस तरह से, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। अभी कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 3 बन गए, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड दिखाता है, दोनों बना रहा है, और यहाँ पे जुड़ा होगा इससे एक ऑक्सीजन, क्लियर है। फिर यहाँ पे इससे जुड़ता है सिल्वर। आई बात समझ में, सभी की वैलेंसी पूरी है, अभी दोनों ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी है और कार्बन के भी पूरे पूरे 4 बॉन्ड हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे। 2 बॉन्ड उसने एक ऑक्सीजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड उसने एक ऑक्सीजन के साथ बनाया, और एक बॉन्ड उसने इस बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ बनाया। आई बात समझ में, नोट करो इस चीज को अपडेट करके। मुझे लगा कोई तो बोलेगा, कोई तो बोलेगा, इसलिए मैंने ग्रुप पे भी बोला था कि पढ़ आना अच्छे से। चलो कर लिया। कल मैंने अल्फा हाइड्रोजन गिनना सिखाए थे, पता है ना सभी को कैसे गिनते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, एक और बार समझा दूं। चलो हमने कुछ इस तरह से कंपाउंड देखा था, यहाँ क्लोरीन लगाया था, यहाँ क्लोरीन लगाया था, ठीक है। फिर जहां पे भी हमारा डायरेक्टली, दुर्गा इधर ध्यान, ठीक है, जहां पे भी हो गया तुम लोग का डिस्कशन, जहां पे भी डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है वो हमारा क्या होता है, बीटा कार्बन। जिस कार्बन पे, अरे हाँ सॉरी, जिस कार्बन पे डायरेक्टली हेलोजन अटैच होगा वो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, और उसके आसपास वाले यानी कि जो उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन होंगे वो क्या हो जाते हैं, हमारे बीटा कार्बन हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे बताओ अल्फा कार्बन कौन कौन से हो गए, क्लोरीन हो गया, दोनों क्लोरीन जिन पे अटैच है वो अल्फा हो जाएंगे, और उनके आइट साइड वाले यानी कि कॉर्नर्स वाले जो कार्बन है वो क्या हो जाएंगे, हमारे बीटा कार्बन। क्लियर है यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर हम क्लोरीन को हटाएंगे तो दूसरे वाले के पास से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हट जाएंगे तो कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो दोनों आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग को एक और चीज नोट करवाई थी मैंने कि इन केस अगर कोई भी हाइड्रोजन वगैरह अगर अटैच नहीं होता है ना, तब हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्फा कार्बन, और उनपे लगे जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में, अभी कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब मैं 2 प्रोडक्ट दे रही हूँ तुम्हें, बना के बता, ठीक है। फर्स्ट इज दिस, चलो हाँ इसी में बना के बताओ इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले तो ये बताओ। देखो समझाओ तुम लोग को कि करोगे, बट ट्राई करो पहले। अल्फा कार्बन कौन होगा, बीटा कार्बन कौन कौन से हो जाएंगे, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ठीक है। चलो यानी कि यहाँ पे ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। जब यहां से हम इस क्लोरीन को रिमूव करवाएंगे तब 2 पॉसिबिलिटी है, कहा कि एक हो सकता है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव हो, एक पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, क्लियर है। और अगर मैंने इस वाले फोर्थ वाले कार्बन से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव करा है क्लोरीन के साथ, तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच। आई बात समझ में। अब बना के बताओ और मुझे अल्फा हाइड्रोजन के नंबर काउंट करके बताओ। समझ में आ गया ना, करना क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि 2 बीटा कार्बन है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा सिमरन, ठीक है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो आपको दोनों की पॉसिबिलिटीज बनाना है। चलो देखो इधर, ठीक है।
हम क्या देख रहे हैं कि जहां पे भी हमारा हैलोजन अटैच होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा, और उनके आसपास जो उनसे डायरेक्टली अटैच है वो क्या हो जाएंगे बीटा। तो यहाँ पे कितने बीटा कार्बन है? 2। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी होगी कि जब हम इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, जब मैं इस क्लोरीन को हटा रही हूं यहां से, तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ का हाइड्रोजन ये लेके जाए या तो ये यहाँ का हाइड्रोजन लेके जाए। क्लियर है? अब एक ही बार में दोनों जगह से हाइड्रोजन तो नहीं हटा देंगे हम, नहीं तो क्या ही कंपाउंड बनेगा हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी लिया हम लोगों ने कि हम सेकेंड वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं साथ में। क्लियर है यहाँ पे? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकल गया, और ये किस तरह से बन जाएगा, इनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे कि ये फोर्थ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर के जाए, तो उस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों की एक एक वैलेंसी फॉर्म हो गई और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। हुआ क्लियर या नहीं? गरिमा आया समझ में? नहीं आया समझ में? बेसिकली इसमें क्या होगा, देखो जब क्लोरीन हटा दिया हमने, केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन हटाने के बाद एक हाइड्रोजन भी रिलीज होगा वहां से, एलिमिनेट होंगे दोनों, ठीक है। अब क्लोरीन है, कहीं ना कहीं का हाइड्रोजन तो लेके जाएगा किसी एक बीटा कार्बन, तो 2 बीटा कार्बन है, तो क्या पॉसिबल होगा कि एक बार दूसरे वाले बीटा कार्बन से ले जाए, एक बार चौथे वाले बीटा कार्बन से ले जाए, ठीक है। तो वही दोनों कंडीशन हम लोगों ने बताई। आया समझ में या नहीं आया? आया ना? जब यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से क्लोरीन हटा दिया, तो इस वाले कार्बन की और इस वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो आपस में क्या बना लेंगे, वो डबल बॉन्ड। क्लियर है? जो हमने इस वाले केस में दिखा। और अगर सेकंड वाले बीटा कार्बन से अगर हम हटा रहे हैं, तो सेकंड वाले बीटा कार्बन और थर्ड वाले अल्फा कार्बन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें इसमें बोला था कि तुम लोग इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं वो टोटल गिन के बताओ, तो यहाँ पे हेलोजन तो नहीं अटैच है, कहीं पे डबल बॉन्ड हो गए हैं। अब हम कैसे देखेंगे कि कहाँ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन होता है ऐसे केस में डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट अटैच कार्बन, कौन सा हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट अटैच कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये रहा डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में, तो यहाँ सेकंड वाले से कौन सा कार्बन जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये क्या हुआ हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। फिर थर्ड वाले से हमारा फोर्थ वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया अल्फा कार्बन। आई बात समझ में? अब कार्बन की अगर वैलेंसी यहाँ पे पूरी करेंगे, ठीक है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 1। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, 1। और लास्ट वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो हमें क्या गिनना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं। तो दोनों अल्फा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। क्लियर है? अगर नेक्स्ट वाले केस में देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले जो कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के बाद तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, डायरेक्टली वो कार्बन है जिससे इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, यानी कि थर्ड वाले कार्बन के पास वाला अगर हम कार्बन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। वैलेंसी जब पूरी करेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हुआ, ओनली 2। आया समझ में? अब अगर हम यहाँ पे हम देखें कि सेडजेफ प्रोडक्ट कौन सा, हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा सेडजेफ प्रोडक्ट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, सेडजेफ हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो जाएगा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेना क्योंकि इसे डबल बॉन्ड बनाना। क्लियर हो यहाँ पे? आया समझ में? कुछ डाउट तो नहीं है? अब पता कर लोगे सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे निकालने, इस चीज को नोट करके लिख लेना यहाँ पे कि डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधे जुड़े हुए कार्बन ही हमारे अल्फा कार्बन, ठीक है। नोट करके क्या लिखोगे, those carbons which are directly attached to those carbons which are directly attached to double bonded carbon atoms are called as अल्फा कार्बन,
ठीक है। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे हमारे अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? गुंजन, कल का जो डाउट था निकाला था तुमने? कोई सा भी डाउट नहीं है? सबके वेरिएबल डाउट, कोई बात नहीं। जब मैंने जो डाउट चाहा था कि तुम लोग फाइंड आउट करके आओ, वो इनसे पूछ लेना, ठीक है, मैंने बता दिया, किसी से भी पूछ लेना। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो अब हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स, है ना। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम? हेलो एरीन्स की, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए उसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन अभिक्रिया। कर लिया नोट ना सबने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोट कर लिया सबने? चलो हेडिंग लगाया हम लोगों ने ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक? उनपे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि हम ऐसी स्पीशीज के बारे में बात करेंगे जिनपे कैसा चार्ज कैरी कर रखा, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रखा। क्लियर है? सबसे पहले हेलो एरीन के लिए हम पहली प्रॉपर्टी देखिए, दैट इज हेलोजिनेशन। क्या होती है वो? हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हेलोजनीकरण करते हैं। क्लियर है? क्या चीज होता है बेसिकली? मान लो मैंने हेलो एरीन बनाया, इस पे क्लोरीन जोड़ दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। किसके साथ करवा रहे हैं? क्लोरीन के साथ ही करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? AlCl3 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, पोजिशन पता है ना, ये हो जाएगी ऑर्थो, ये हो जाएगी मेटा और ये हो जाएगी पैरा। क्लियर? चलो अब जो Cl2 होता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि वो होमोलिटिक क्लीवेज करता है। कैसा क्लीवेज करता है? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से हम क्या समझते हैं कि Cl2 है, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड बना रखा होगा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जब टूटेंगे तब क्या करेंगे? दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना। ऐसे दिखाया हुआ है हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आई बात समझ में? पर यहाँ पे होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज और यहां देखने को मिलता है हमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ऊपर वाले को हिंदी में बोलेंगे समविदलन, ठीक है, और नीचे वाले को बोलेंगे विषम विदलन। क्लियर हुआ? यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि ऊपर जब वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल टूटे थे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दोनों जगह क्लोरीन है, दोनों के पास एक एक फ्री अपना इलेक्ट्रॉन था, एक एक फ्री रेडिकल था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटेगा ना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, यानी कि इनके बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और एक नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन है जो दूसरे वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन चुरा के ले जाए, और जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे Cl पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आया? कोई सा भी क्लोरीन एक पॉजिटिव बना दो, एक नेगेटिव बना दो। क्लियर है? अब इनमें से हमने इसलिए जो है रिएक्शन का नाम पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि किस वाले की बात करें हम? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस वाले क्लोरीन की बात करें। आई बात समझ में? क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हेलोजिनेशन होता है, हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो वहां पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलता है। वो वेरियस टाइप ऑफ कंडीशन होती है इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के कारण, ठीक है, इस कारण हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट चेन होता है एलिफेटिक में, और यहाँ पे हमें बेंजीन रिंग देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट और मेटामेरिक इफेक्ट वगैरह इन सबका इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? अब Cl पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया, कौन जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि Cl पॉजिटिव वाला। अगेन यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा वाली कंडीशंस है, तो क्या क्या पॉसिबल है? कौन सी दो जगह पे ऐड होगा जाके? ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे। टॉप पे रहेगा हमारा क्लोरीन, एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाए
और दूसरा कंडीशन क्या है कि पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड हो जाए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, मेजर हो जाएगा हमारा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि मुख्य उत्पाद, और माइनर हो जाएगा हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट। हुआ क्लियर? और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है जो आके अटैच हुआ है वो कौन सा वाला आके अटैच हुआ है, Cl पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रोफाइल वाला। आया समझ में? हुआ क्लियर या नहीं? क्या यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास हेलोजन अटैच था और उसने वापस से हेलोजनेशन करा, यानी कि वापस से उसने एक और हेलोजन को ऐड कर दिया। आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ पे नोट करो इस चीज को, ये चीज मेंशन करनी है ना कि यहाँ पे विषम विदलन होता है, यानी कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है यहाँ। Cl पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। होमोलिटिक क्लीवेज कहाँ पे देखने को मिलता है? अगर कोई नोट कर रहा है तो लिखना इन जनरल कंडीशन। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, संवितुलन लिख लिया? आगे बढ़ा दो सिमरन। मेजर के लिए हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मुख्य उत्पाद, और माइनर के लिए क्या लिखेंगे, लघु उत्पाद, है ना? जल्दी जल्दी लिखा करो तुम लोग, बहुत स्लो स्लो लिखते हो। सेकेंड हेडिंग डालो नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में हम क्या ऐड करते हैं, बेसिकली NO2 ऐड करते हैं, नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं, जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है हेलोइडीन। ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम HNO3 के साथ में। इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं बेसिकली H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि हम हमारे हेलोएरिन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। क्या होता है, NO2 पॉजिटिव। अगेन सेम कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कि NO2 पॉजिटिव कौन कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो वही दो टाइप के हमारे कंपाउंड बनेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे बेसिकली क्लियर कि NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा फॉर्म कैसे होता है। तो हम लोगों ने रिएक्शन के लिए क्या लिया हुआ है, HNO3 लिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ओपन करके। ठीक है, हम लोगों ने H2SO4 लिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ओपन करके। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, H2SO4 में से H अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, H अलग हो जाता है। और आगे फर्दर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर H अलग हो गया है ना, H पॉजिटिव के फॉर्म में अलग हो जाएगा तो O पे कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बन गया हमारा H पॉजिटिव। ठीक है, ये पहले किसके केस में हो रहा है, H2SO4 पे H अलग हो गया और HSO4 नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव है ना, इसको दिखते हैं HNO3 के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। क्या दिखते हैं उसके पास, लोन पेयर। तो ये उसको क्या करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। और ये जब एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन अगर लोन पेयर को डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या कंडीशन बेसिकली देखने को मिल जाती है, आई बात समझ में? वो या नहीं क्लियर? एक ऑक्सीजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन तो था, एक और हाइड्रोजन यहाँ से आके उस पर अटैच हो गया। हाइड्रोजन ने क्योंकि उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट करता है। किधर पे शिफ्ट करता है, नाइट्रोजन पे शिफ्ट करता है। क्यों करता है, ये पुनर्व्यवस्था करता है स्थायित्व के लिए।
किसके लिए करता है? स्थायित्व के लिए। जो भी हमेशा देखा है ना, जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है? सेंट्रल वाले मेटल एटम पे होता है। ये चीज हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी पढ़ा हुआ है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबिलिटी के लिए हमारे सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास होता है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। अब एन पे अगर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो चुका है तो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, ये हो गया हमारा NO2 पॉजिटिव और साथ में क्या अलग हो जाता है? OH2। तो अगर तुम इसे ठीक से पढ़ो तो OH2 यानी कि क्या है हमारा? H2 यानी कि वाटर, जो अलग हो जाए। आया समझ में? यहाँ पे मैकेनिज्म क्या लगा? H2SO4 था पहले, H पॉजिटिव अलग हो गया, HSO4 नेगेटिव अलग हो गया। फिर ये H पॉजिटिव उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे, उसको HNO3 के पास लोन पेयर, तो उसे चाहिए लोन। अब अगर ऑक्सीजन अगर उसे लोन पेयर डोनेट करेगा मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया। अब डोनेशन अगर किया है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन ने अगर डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ ऑक्सीजन के पास आके अटैच हो गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पर डोनेट कर। ठीक है, स्टेबिलिटी रीजन के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सेंट्रल मेटल एटम पे शिफ्ट करता है। तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा? नाइट्रोजन पे। और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा? हमारा NO2 पॉजिटिव बन जाएगा और ये OH2 अलग हो जाएगा। इसे अगर उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? H2 यानी कि वाटर। क्लियर है? तो यहाँ पे NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह देखने को मिलता है। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ईजी है, वो तो तुम्हें आ गया समझ में। एक बार ऑर्थो पे जोड़ देंगे, एक बार पैरा पे जोड़ देंगे, खत्म। क्लियर है? यहाँ पे नोट कर लिया है? कर लिया नोट? करो। ये मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर किसी को नाम में कंफ्यूजन है ना तो नाम लिख लेना कि HNO3 क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे पॉजिटिव charge will shift to central metal atom for stability reason। लिख लिया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट डालो सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है HSO3 पॉजिटिव। यहाँ पे अगेन हम क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोरीन का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 की ही प्रेजेंस में। ठीक है, इसको एज अ कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पे एक H2SO4 को। और अगेन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? दो टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लगेगा क्लोरीन और यहाँ पे लग जाएगा HSO3, यहाँ पे क्लोरीन और पैरा पोजिशन पे HSO3। ठीक है, प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा माइनर और पैरा वाला हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? अगर यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखें कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होता है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, क्या कंडीशन हो जाएगी? पहले तो हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा और अगेन क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में? एक H पॉजिटिव बन जाएगा और HSO3 नेगेटिव बन जाएगा। अरे 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 अरे, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो एक और H2SO4 का मॉलिक्यूल होता है हमारे पास जिसके ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे लोन पेयर। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर। अगेन जो H पॉजिटिव होगा उसे लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसे लोन पेयर चाहिए रहेगा। अगेन जो हमारा ऑक्सीजन है वो उसे लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, O+H2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज कंडीशन? फिर अगेन स्टेबिलिटी रीजन के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल मेटल एटम पे शिफ्ट करेगा जो कि सल्फर है हमारा। तो आगे हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या देखने को मिलेगी?
सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और उससे जुड़ा होगा OH2, ठीक है। इनके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा और यहाँ से हमारा HSO3 पॉजिटिव, ठीक है, HSO3 और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर देगा और आगे हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। आया समझ में? कुछ डाउट तो नहीं है? नोट करो इसको। ऊपर स्लाइड कर दूं क्या कि प्रोडक्ट्स बना लोगे खुद से? बना लोगे ना खुद से? ऑटो पोजीशन पे क्या जोड़ोगे? HSO3 जोड़ोगे और पैरा पोजीशन पे भी क्या जोड़ना है? HSO3 जोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले क्लोरीन को हटा दो, ऊपर क्लोरीन भी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, देख लो एक बार। लिख लिया? चलो अगला हेडिंग डालो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हाँ उसमें आगे चलना, ठीक है। 3 कर चुके हैं हम, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। उसके बाद अगला लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है हमारे पास में? हेलोइरिन है, हेलोइरिन का हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगेन सेम कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारे पास में पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, CH3Cl है ना, तो जब CH3Cl मिथाइल क्लोराइड को जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, है ना, CH3 है, Cl है, जब इनके बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा, बॉन्ड किसके और किसके बीच में होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होगा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में? वाह, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा। कार्बन है, मेरे हिसाब से कुछ इस टाइप से होगा यहाँ पे CH3Cl है तो कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है कार्बन क्लोरीन के थ्रू, ठीक है। चलो अब ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा तो क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अपने साथ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो कार्बन पे कैसे चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे बचेगा हमारे पास में CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ यहाँ पे हमारा? CH3 पॉजिटिव हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके कौन अटैच होगा? CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एक जगह CH3 हो सकता है और एक जगह पैरा पोजीशन पे CH3 हो जाएगा। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है जो कि माइनर है, ये पैरा प्रोडक्ट है जो कि मेजर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा व्यवस्थित से लिखना। अच्छा बेटी भाई, यही मिथाइल ग्रुप अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दूं तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर यही मिथाइल ग्रुप अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। ये वाली जो रिएक्शन है ये होती है हमारी एल्काइलेशन की रिएक्शन, है ना। तो ऊपर हेडिंग लगा लेना, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एल्काइलेशन होती है और एसाइलेशन होती है। तो ये हम लोगों ने एल्काइलेशन वाली पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? एल्काइल का रिएक्शन करवा रहे हैं। कौन है एल्काइल? CH3Cl है, ठीक है। तो दिस इज हमारा एल्काइलेशन का प्रोसेस। क्लियर है? नोट करा इतना सबने? सेकेंड है हमारा असाइलेशन का प्रोसेस। ठीक है, असाइलेशन के प्रोसेस में हम यूज करते हैं CH3CO पॉजिटिव, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगेन हमारे पास में हेलोरिन प्रेजेंट होगा, हमने क्लोरीन ले लिया, उसका रिएक्शन करवाते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। किसके साथ करवा रहे रिएक्शन? CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में। इसका नाम बताओ जरा, क्या हो जाएगा? देखिए पहले ये बनता कैसे होगा। अगर मैं देखूं तो इसका स्ट्रक्चर वैसा दिख रहा है, मैं CH3
C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है ऐसे ही, नाम सुना हुआ है कि नहीं? CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब मुझे बनाना है CH3COCl, तो मैं, हाँ, तो क्या हटा देंगे हम यहाँ से? O और H को हटा देंगे, यानी कि OH नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करा और मैंने Cl नेगेटिव को यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो क्या नाम बन जाएगा हमारा इसका? एसिड क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिड क्लोराइड। यानी कि हमने वहां पे CH3COCl लिया हुआ है, जिसका नाम है एसिड क्लोराइड। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन सा बनेगा इलेक्ट्रोफाइल हमारा और कैसे बनेगा। क्लोरीन आके ऐड हुआ है तो यही बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, Cl नेगेटिव की तरह हो जाएगा और C पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा? सॉरी, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन हो जाएगा हमारा, ऑर्थो पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3 ऑर्थो पोजिशन पे एक बार ऐड हो जाएगा। और एक बार C डबल बॉन्ड O, CH3 हमारा पैरा पोजिशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट विच इज माइनर, दिस विल बी पैरा प्रोडक्ट विच इज मेजर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लोगे ना तुम लोग, लिख लोगे ना इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन? कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है तो टूट जाएगा, तो CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्लोरीन नेगेटिव बन जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो एक्ट करेगा उसे शो कर लेना। लिखवा दू क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl है, ये बॉन्ड इनका ब्रेक करा तो आगे क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और साथ में Cl नेगेटिव, और यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? एसाइलीकरण, हिंदी में एसाइलीकरण और एल्काइलेशन को एल्काइलीकरण, ठीक है। इसका अगर नाम लिखना हो तो उनका नाम लिख देना, हो जाएगा फिनासिल क्लोराइड। फिनासिल क्लोराइड, ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना, इसका नाम हो जाएगा फिनासिल क्लोराइड, ठीक है। या फिर हमसे क्लोरो एसिटाफिनोन भी कह सकते हैं, दोनों नाम पॉसिबल है, या तो फेनिसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं या तो क्लोरो एसिटाफिनोन कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, वुड्स-पिटिग रिएक्शन। वुड्स-पिटिग रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं? बेसिकली वुड्स-पिटिग रिएक्शन में हम एक अल्काइल और एक एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, एक अल्काइल हैलाइड के मोल की और एक एराइल हैलाइड के मोल की। किसके साथ करवा रहे होते हैं? सोडियम के साथ। किसके साथ करवाते हैं? सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। बेसिकली मेरे पास मान लो इस तरह से बेंजीन रिंग पे एक्स नाम का हेलोजन जोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, यानी कि हेलो एरिन बन गया। साथ में एक हमें एल्काइल हैलाइड जोड़ना है तो मैंने आरएक्स बना दिया। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे बेसिकली? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे होता क्या है कि जो बेसिकली जो हमें एक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ है? जो हमारे हेलो एरिन में, उसको सब्स्टिट्यूट करके वहां पे आर अटैच हो जाता है। क्या अटैच हो जाएगा वहां पे? आर, यानी कि ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये आर जाके एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि हमें कंपाउंड कैसा देखने को मिलेगा? कुछ इस टाइप से, ठीक है। यानी कि एल्काइल और एराइल एक साथ आ गए। आया समझ में?
या नहीं आया? किसी को कुछ डाउट है? अब यहाँ पे क्या बच गया बेसिकली हमारे पास में? 2 हेलोजन बच गए और सोडियम दिख रहा है हमें, तो इस तरह से 2NaX बन जाता है। बैलेंस करना है तो हेलोजन तो बैलेंस ही दिख रहे हैं, और यहाँ पे सोडियम के आगे क्या लगा देंगे हम? 2 मोल ऑफ सोडियम। आया समझ में? यही होता है हमारा ग्रुप रिएक्शन की एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड आपस में सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, और एल्काइलेशन और एराइलेशन दोनों फॉर्म करते हैं। क्या वो समझो? हाँ हाँ, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को भी अगर हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन को साइड कर देते हैं और खुद ही आपस में सबमर्ज हो जाते हैं। क्लियर है? इसमें लिखो एल्काइल हैलाइड एवं एराइल हैलाइड का मिश्रण, एल्काइल हैलाइड एवं एराइल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्काइल अरीन का निर्माण करता है, एल्काइल अरीन का निर्माण करता है। इंग्लिश वाले लिखिए, when a mixture of alkyl halide and aryl halide, when a mixture of alkyl halide and aryl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, क्या लिखवाया मैंने? when alkyl halide and when a mixture of alkyl halide and aryl halide is treated with sodium in the presence of dry ether, then formation of alkyl arene takes place. And this reaction is to be known as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig रिएक्शन हुआ? क्लियर? अब अगर हम सिर्फ फिटिग रिएक्शन की बात करें कि सिर्फ फिटिग रिएक्शन क्या होती है, हेडिंग डालो फिटिग रिएक्शन। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड का देखा था बेसिकली, वैसे ही अगर हम एराइल हैलाइड के 2 मोल ले लें, किसके 2 मोल ले लें हम? एराइल हैलाइड के। ठीक है, इसके मैंने ले लिए 2 मोल। इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं सोडियम के साथ, सेम कंडीशन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसके साथ करवा रहे हैं? ड्राई ईथर के साथ। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया था, तो एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल ग्रुप था वो जाके एराइल वाले से अटैच हो गया, और क्या फॉर्म कर लिया था यहाँ पे? एल्काइल एरीन फॉर्म कर लिया था। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने कोई एल्काइल हैलाइड तो नहीं लिया हुआ है, मैंने क्या लिया हुआ है? बेसिकली सोडियम लिया हुआ है हम लोगों ने, है ना? और एल्काइल हैलाइड की जगह हमने 2 ही एराइल हैलाइड ले लिए। क्या ले लिया हमने? 2 एराइल हैलाइड ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ये जो हेलोजन है ना, दोनों एराइल हैलाइड के हेलोजन हट जाते हैं और दोनों आपस में रिंग अटैच हो जाते हैं। आई बात समझ में? दोनों अपने अपने हेलोजन को हटा देंगे और दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा? वहां से एक्स रिलीज हुए, हेलोजन रिलीज हुए, जो किसके साथ आके अटैच हो जाएंगे? सोडियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम सोडियम के कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? इसे हम बोलते हैं एनालॉगस कंपाउंड। अनुरूप यौगिक, एनालॉगस कंपाउंड या अनुरूप यौगिक। हाँ, नहीं, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना बीच में, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड फ्री हो गया जिससे हेलोजन अटैच था, है ना? चलो इसमें लिखो when एराइल हैलाइड्स, ब्रैकेट में लिखना मिक्सचर और 2 मोल, मिक्सचर और 2 मोल। ठीक है, यानी कि आप एराइल हैलाइड का या तो मिक्सचर ले रहे हैं या तो आप यानी उसके 2 मोल ले रहे हैं,
react with sodium in the presence of dry ether, reacts with sodium in the presence of dry ether to form analogous compound, to form analogous compound. लिखिए एराइलाइट के 2 मोल, नहीं ऐसा लिखना, एराइलाइट का सम्मिश्रण ब्रैकेट में लिखना अथवा 2 मोल, एराइलाइट का सम्मिश्रण ब्रैकेट में लिखिए अथवा 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अनुरूप यौगिक का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया करके अनुरूप यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? आया सभी को समझ में? यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स खत्म हुआ और लास्ट टॉपिक चैप्टर का यूजेस ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे बहु हैलोजन यौगिकों के उपयोग। ठीक है, फटाफट से नोट करते जाना। सबसे पहले लिखो डाइक्लोरोइथेन, इसको डिनोट करते हैं हम CH2Cl2 से। सॉरी मीथेन नहीं है, ईथेन है। ठीक है, CH2Cl2 से इसे हम डिनोट करते हैं। इनके यूजेस क्या क्या डायरेक्टली हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, इसे हम मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? मिथाइलिन क्लोराइड। तो ऐसा लिख लेना, ऑल्सो नोन एज मिथाइलिन क्लोराइड। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्लैश करके, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, जो डाइक्लोरोमीथेन होता है या जो मिथाइलिन क्लोराइड होता है, इसके विलायक को हम पेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पेंट, यानी कि पुताई वगैरह करने में यूज कर सकते हैं। साथ में हम पेंट को रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि थिनर वगैरह। क्लियर हुआ? तो इसमें लिखो मिथाइलिन क्लोराइड के विलायक को, मिथाइलिन नहीं ऐसा लिखना, लिखो मिथाइलिन क्लोराइड के विलायक को पेंट यानी कि पुताई या रंगाई तो लिखना। ठीक है, में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है एवं रंगों को निकालने के लिए भी, एवं रंगों को निकालने के लिए भी, कॉमा कॉमा करके लिखो एरसॉल में, कॉमा करके लिखो एरसॉल में नोदक की तरह उपयोग किया जाता है। एरसॉल में नोदक की तरह उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर हमें पेंट करना है, ठीक है, वॉल वगैरह पे या कहीं भी, तो इसको हम मिथाइलिन क्लोराइड को बेसिकली यूज करने वाले सॉल्वेंट की तरह, यानी कि विलायक की तरह यूज करेंगे। ठीक है, साथ में अगर हमें कहीं से पेंट हटाना है तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं एज अ थिनर, या फिर जो एरोसोल्स वगैरह होते हैं हमारे, वहां पे भी हम इसे प्रोपेलेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। आ जाओ गेट लगा के। ठीक है, प्रोपेलेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एरोसोल्स वगैरह क्या होते हैं? एरोसोल्स वगैरह एक काइंड का स्ट्रक्चर होता है जिनमें जो गैस जो लिक्विड्स होते हैं ना, उनको हम ऐसे टेम्परेचर, ऐसे प्रेशर पे मेंटेन करके रखते हैं, स्पेशली प्रेशर पे मेंटेन करके रखते हैं कि जब हम अगर उन्हें स्प्रे करें तो वो डॉट डॉट वेपर के फॉर्म में रिलीज। ठीक है, तो प्रोपेलेंट क्या होता है? जो प्रेशर को, दाब को मेंटेन करके रखता है। क्लियर हुआ? या मान लो मैंने किसी को गैस फॉर्म में फिल कर रखा है, जब मैं उसे स्प्रे कर रही हूँ तो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आना चाहिए। या क्लियर हुआ? आया समझ में? नहीं क्लियर हुआ सभी को? इंग्लिश वाले नोट करो, मिथाइलिन क्लोराइड इज यूज्ड एज सोलवेंट, मिथाइलिन क्लोराइड इज यूज्ड एज सोलवेंट इन पेंट्स, comma as a paint remover, as a paint remover and as a propellant, and as a propellant in aerosols,
एरोसोल्स, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, एवं इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण में। सेकंड लिखना आइडोफॉर्म, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है CH3, ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म का होता है, मशीनरी डिवाइस, ठीक है। आइडोफॉर्म सेम लाइक क्लोरोफॉर्म सुना हुआ है ना, क्या होता है CHCl3, वैसे हमारा आइडोफॉर्म हो जाता है CHI3, ठीक है। इसका यूज करते हैं बेसिकली एज ए इंसेक्टिसाइड, किसकी तरह यूज करेंगे इसका, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इसे भी सेवरल काइंड ऑफ पेंट्स वगैरह में हम यूज कर सकते हैं बेसिकली, है ना, इसमें नोट करना। आइडोफॉर्म का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपयोग, आइडोफॉर्म का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, ये क्रिस्टलीय कॉमा हल्के रंग का, ये क्रिस्टलीय कॉमा हल्के रंग का होता है, एवं इसकी सुगंध विशिष्ट भेदक होती है, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है बहुत डिस्टिंक्टिव होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, लिख लो, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिए, इट इज क्रिस्टलाइन कॉमा पेल येलो and determines distinctive order, ठीक है। थर्ड लिखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, बेसिकली CH4 होता है, CH4 में से हम हाइड्रोजन हटाते जाते हैं और फ्लोरीन को, फ्रियॉन्स को हम ऐड करते जाते हैं, तो उससे हमारा CFC बन जाता है। CFC पता है ना कहाँ पे यूज होता है, CFC ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, ठीक है, यानी कि उसका क्षरण करती है। और CFC जो होता है ना, स्पेशली यूज होता है रेफ्रिजरेंट वगैरह में, AC वगैरह में, इसका फॉर्मेशन हो जाता है वहां, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि मशीनरी चीजों को इतना यूज नहीं करना चाहिए, बट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो इसमें लिखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन से हाइड्रोजन का विस्थापन फ्लोरीन द्वारा करवाकर निर्मित किया जाता है, एवं उनकी विशेषताएं क्लोरीन एवं फ्लोरीन की संख्या पर निर्भर करती है। फ्लोरीन के साथ ना क्लोरीन भी ऐड करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को ही हम हाइड्रोजन के थ्रू रिप्लेस करते हैं, नहीं सॉरी, दोनों को ही हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिखना, इन्हें फ्रियॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला क्लोरीन अथवा फ्लोरीन के द्वारा करवाया जाता है, एवं इनकी विशेषताएं क्लोरीन एवं फ्लोरीन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिए, these are also known as फ्रियॉन्स, ठीक है। इन्हें हम फ्रियॉन्स के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। आगे इन्हें बनाया कैसे जाता है, तो वो लिखना, these are formed by substitution of methane
ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोजन्स ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन्स ऑफ मीथेन बाय फ्लोरीन एंड क्लोरीन, बाय फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड देयर प्रॉपर्टी बाय फ्लोरीन एंड क्लोरीन। लिखिए कहाँ से छूट गया, ब्रैकेट में लिखो हाइड्रोजन ऑफ मीथेन ब्रैकेट क्लोज by chlorine and fluorine and their property depends upon number of chlorine and fluorine। अगला लिखना CCl4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड कैसा होता है हमारा, कलरलेस होता है, इस कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका स्मेल स्वीट होता है, यानी कि इसकी मीठी सी सुगंध होती है बेसिकली, क्लियर है। और इसका यूज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, किन के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, और साथ साथ में एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। हिंदी वाले लिखिए, यह एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसकी सुगंध मीठी होती है। इसका उपयोग प्रशीतक, अग्निशामक यंत्र, इसका उपयोग प्रशीतक, अग्निशामक यंत्र एवं शोधन मार्जक की तरह किया जाता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र, क्या, इसका उपयोग प्रशीतक, अग्निशामक यंत्र के निर्माण में किया जाता है। लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट लिखो लास्ट DDT, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफ्लोरो, हाँ आगे बोलो बोलो बोलो, डाइफ्लोरो भी होता है क्या, ओ फिर डाइफ्लोरो डाइफिनाइल टेट्राएथलीन क्या होता है। DDT सुना है या नहीं सुना है, पहले सुना है ना। DDT क्या हो जाएगा हमारा, डाइफ्लोरो डाइफिनाइल टेट्राएसीटेट, ठीक है, फ्लोरो नहीं होता है। अच्छा EDTA का फुल फॉर्म बताओ तो, मैम वो भी भूल गए अब तो, आप जो बोलोगे हम मान लेंगे। गुड, और बाकी लोगों की बत्तियां बुझी हुई है ना। DDT की अगर हम बात करें, ये कुछ कंट्रीज में बैन हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसकी केमिकल इनस्टेबिलिटी के कारण ये केमिकली स्टेबल नहीं होता है, बट फिर भी कुछ कंट्रीज में आज भी यूज किया जा रहा है। जैसे इंडिया में बहुत सारी चीजें यूज की जा रही है जो फॉरेन में बैन है। फॉरेन में लाइफबॉय सोप जो है वो बैन है, बट यहाँ पे बहुत ट्रेंड से बिकता है। ठीक है, फॉरेन में पैरासीटामोल टेबलेट नहीं दी जाती है, बंद हो चुकी है, और इंडिया में अगर फीवर दी जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी बात, तो यहाँ पे DDT में लिखो बेसिकली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना। हाँ बट फिर भी ट्रेंड में कहाँ है। हाँ डिस्प्रिन तो कभी नहीं यूज करना चाहिए, डिस्प्रिन बहुत हाई डोसेज है। चलो तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये बेसिकली कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, तो लिखना ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है। टेस्टलेस होता है यानी कि स्वादहीन होता है, और लगभग गंधहीन भी होता है, देखिए ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक क्लोराइड,
इसे ऑर्गेनिक क्लोराइड की तरह भी जाना जाता है। यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इसे हम कीटनाशक की तरह उपयोग करते हैं, सुना है ना, खेतों में फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज होता है, तो दिस यूजेस डीडीटी को यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड की तरह, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लियर बेटा, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में क्या हो जाता है, बेसिकली इंसेक्ट थोड़े बड़े साइज का हो जाता है और पेस्ट जो होता है दिस आर ओनली जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं ना, उनकी तरह हो जाते हैं। हाँ हाँ, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि बाकी और चीजें भी आ जाती है ना। अब मारेगा तो बेसिकली जीव को ही, जैसे वीडीसाइड भी यूज करते हैं, तो वीडीसाइड भी इस वगैरह के लिए करते हैं, जो ग्रासेस होती है छोटी छोटी सी, हाँ जो छोटी छोटी ग्रासेस होती है ना, जो उसके साथ आई थी कैरेट ग्रास के साथ, वाटर हाइसिंथ, है ना, तुम कैरेट ग्रास की तरह तो आई है, जो वीडीसाइड में कन्वर्ट हो गए। निकलिए यहाँ तक, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।